बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी। रिड्यूस्ड सिलेबस बायोलॉजी, पहले हम 2 वीडियोज़ इस पर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, नाइन्थ। ठीक है भाई, क्या टॉपिक है हमारे पास इस दफ़ा का? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। बायोलॉजी का दूसरी जो ब्रांचेस हैं साइंस की, क्या उनसे भी कोई ताल्लुक़ है? फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से। खैर मैथमेटिक्स तो साइंस की ब्रांच नहीं है, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले फिर बता दूं, इसी वीडियो के नीचे देखिए मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, रटना नहीं समझना है लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा मेरा। उसके ऊपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चारों प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी। वहाँ पर रिड्यूस्ड सिलेबस फिज़िक्स, रिड्यूस्ड सिलेबस केमिस्ट्री, रिड्यूस्ड सिलेबस मैथमेटिक्स और रिड्यूस्ड सिलेबस बायोलॉजी, तो उसमें वीडियोस मौजूद हैं। और जैसे जैसे बन रही हैं आगे चल रहे हैं तो साथ साथ आपको बताता चलूँगा। बहरहाल कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, पहले बायोफिज़िक्स को देख लीजिए। ये भी एक ब्रांच है। बायोफिज़िक्स नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बायोफिज़िक्स, बायो मतलब लाइफ, और फिज़िक्स आपको पता है क्या स्टडी करते हैं हम? मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। मतलब क्या हुआ, मैं आपके सामने क्या हूँ? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग हूँ तो वो तो बात ठीक है, लिविंग थिंग तो हूँ, लिविंग थिंग हूँ प्लस मैटर भी तो हूँ। लिविंग थिंग्स हूँ प्लस मैटर भी तो हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। कौन कौन सी? किसको कहते हैं मैटर? मैटर को कहते हैं जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। तो मेरा मास भी है भाई, और मैंने स्पेस भी कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है, जगह भी कुछ घेरी हुई है, तो इसलिए मैं हो गया मैटर प्लस एनर्जी। एनर्जी को हम कहते हैं कैपेबिलिटी टू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। काम को आसान लफ्ज़ों में आप हरकत समझ लीजिए, हरकत। तो मैं लिविंग थिंग भी हूँ, मैं मैटर भी हूँ, और मैं हरकत भी कर रहा हूँ इधर से उधर, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं बातें भी कर रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं ये लेक्चर भी बना रहा हूँ। तो ये काम एनर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर मैटर और एनर्जी का वजूद है मेरी बॉडी के अंदर। मेरी बॉडी मैटर भी है और इसमें एनर्जी भी है, और मैटर और एनर्जी के ताल्लुक़ को तो हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। समझ में आ रही है बात? और बायो में क्या स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन के नाम पे अगर गौर करें हम, तो बायोफिज़िक्स के अंदर हम लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एज अ मैटर और उसके अंदर जो एनर्जी है उसके ताल्लुक़ को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये तो वर्ड्स मीनिंग हो गई जो कि मैंने आपकी इसकी बता दी। अब जो यहाँ डेफिनेशन लिखी है वो बता देता हूँ क्या है। यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है वो कह रही है ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से, जिसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं लॉज एंड टेक्निक्स, लॉज और टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। किसके? ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स, ठीक है, अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। वो सारे लॉज और टेक्निक्स जो कि फ़िज़िक्स के हैं एक्चुअली, वो आप अप्लाई कर रहे हैं किसके अंदर? आप अप्लाई कर रहे हैं टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं?
ये जो आपकी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तक आप इतनी बायो पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कि मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, तो और मेरे अंदर जो है बहुत सारे 8 10 12 सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको बायोफिज़िक्स के अंदर हम इनको एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, इनको एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम इनको फिज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम ये बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है। मैं एक लिविंग थिंग हूँ और मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो क्या ये हरकत नहीं है? इसी हरकत को तो मोशन कहते हैं। तो आप बायो की ज़बान में तो इसको हरकत कह सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स की ज़बान में आप इसको मोशन कहते हैं। और आपको अब इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़िज़िक्स में मोशन वर्ड की कितनी अहमियत है। तो फ़िज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मोशन कहा जाएगा। समझ आ रही है बात? तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इसमें वो सारे लॉज और टेक्निक्स फ़िज़िक्स के आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से आप लाइफ प्रोसेसेस को बता सकें। इसमें रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, नर्वस सिस्टम है, मैसेजेस किस तरह से आते जाते हैं, ये सब आप इसमें स्टडी करते हैं। और क्या है, बहरहाल मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा, बल्कि जो यहाँ लिखा हुआ है वहीं को उसी को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। तो लाइफ प्रोसेसेस को मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा इसी में एक और कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम रेडियो फिज़िक्स कहते हैं। रेडियो फिज़िक्स, अच्छा, द रेडियो फिज़िक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें क्या करते हैं, रेडियो फिज़िक्स में यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब रेडियो एक्टिविटी को देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखिए रेडियो एक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनी हुई है केमिस्ट्री में, तो आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आ जाएगा। आइसोटॉप्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आपको वो समझ में आ जाएगा। लेकिन छोटा सा ओवरव्यू यहाँ भी मैं दे दूँगा कि रेडियो फिज़िक्स के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, किसको यूज़ कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को। आइसोटॉप्स क्या हैं, टू द पॉइंट और आसान सी डेफिनेशन, एटम्स हैं हुज जिनका एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। किस वजह से मास नंबर डिफरेंट है ये भी बता देते हैं आपको। मिसाल के तौर पर ये देखिए, कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 14 है। तीनों के तीनों एटम जो हैं ये कार्बन के ही हैं। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन इन तीनों में फ़र्क क्या है, मास नंबर का फ़र्क है। और मास नंबर का फ़र्क क्यों हो रहा है, वो चीज़ें जो मास नंबर को बना रही हैं उनमें चेंज आ रहा है। और मास नंबर को बनाने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं भाई, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटॉन जो है इस कार्बन 12 के अंदर 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। इस तरह से मास नंबर 12 हो गया। इसमें प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 7 हैं तो मास नंबर 13 हो गया। इसमें प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 8 हैं तो मास नंबर इसका 14 हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गए आइसोटॉप्स, ये क्या हो गए, आइसोटॉप्स हो गए। क्या, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन आइसोटॉप्स की क्या है, एटम्स, वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की तादाद। इसके पास भी 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, लेकिन मास नंबर चेंज है। इसका मास नंबर 12 है, इसका 13, इसका 14। और इन्हीं आइसोटॉप्स में से एक आइसोटॉप ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है, वो ये रहा C14। हो सकता है C13 भी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल। तो C14 जो है ये आइसोटॉप तो है लेकिन ये रेडियो एक्टिव भी है। अब रेडियो एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये वो एटम है जो कि अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसके पास। अब इसकी तफसील क्या है आगे बताता हूँ, अभी इसको ज़रा मिटा दूँ। इसमें क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस।
तो C14 के पास क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ये वो एटम है जिसके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट फूट का शिकार हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से क्या निकल रही है, इसमें से इनविजिबल रेज निकल रही हैं, इनविजिबल रेज निकल रही हैं, यानी कि ऐसी लाइट, इनविजिबल रेज का मतलब ऐसी लाइट जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लाइट की दो किस्में होती हैं, एक विजिबल लाइट होती है, दूसरी इनविजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट में बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे आपके घरों में जो लाइट है उसको आप देख सकते हैं, सन लाइट है उसको आप देख सकते हैं। कुछ लाइट्स की ऐसी फॉर्म है जिनको आप नहीं देख सकते, जैसे कि एक्स रेज़ हैं, और आपके पास जो घरों में ये अवन लगे हुए हैं इनके अंदर कौन सी माइक्रोवेव्स हैं, ये भी लाइट की एक किस्म है। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी फ़िज़िक्स का ये बायो और फिज़िक्स केमिस्ट्री आपका इसका स्टार्ट है, आगे जब अच्छी आपकी ग्रिप हो जाएगी तो खुल के बात करेंगे। तो लाइट निकल रही है, इनविजिबल रेज़ निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं, इन सब का एक ही मतलब है। किन से निकल रही हैं, इनसे, इनसे, इनके न्यूक्लियस से निकल रही हैं। कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं, ये 3 किस्मों की होती हैं। इनको अल्फ़ा रेस कहते हैं, बीटा रेस कहते हैं, और गामा रेस कहते हैं। ये 3 किस्म की रेस जो हैं इनसे निकल रही हैं, इनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव रेज़, और इनके निकलने का जो प्रोसेस है ये, इसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस की वजह से रेडियो एक्टिव रेज़ निकल रही हैं। इनसे निकल रही हैं, इन कार्बन के अनस्टेबल न्यूक्लियस से। इसीलिए ये कार्बन का एटम जो है वो क्या कहलाएगा, आइसोटोप तो है ही ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाएगा। तो रेडियो फिज़िक्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी। और क्या होता है रेडियो फिज़िक्स के अंदर, अभी देखें फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं, तो फिज़िक्स के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें निकल रही हैं देखते जाइए। अब कहाँ यूज़ हो रहा है इसका, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, रेडियो फिज़िक्स जो है, रेडियो एक्टिव आइसो टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द, टू ट्रेस क्यों यूज़ हो रहा है भाई, टू ट्रेस, ट्रेस का मतलब पता चलाना, पता चलाना। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन आपको पता है जगह को कहते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो किस चीज़ का पता चला रहे हैं हम, ट्रांसलोकेशन का पता चला रहे हैं, कहाँ कहाँ कोई चीज़ जा रही है, किसके अंदर जा रही है, आगे बता रहा है। रेडियो यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ different materials within the organism, different materials within organism। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने एक शख्स की बॉडी है, इसको यहाँ से जो है वो खाना दिया गया, सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको, एक्चुअल ऐसा बहरहाल। तो यहाँ इसको खाना दिया गया, जो फूड दिया गया उसके अंदर क्या किया, ये C14 जो है वो कार्बन डाल दिया गया। इसकी तफसील अभी बहुत है आगे, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें इस फूड में, ये फूड कोई भी हो सकता है, एक केक है समझ लें, ये केक इसने खाया है, इसमें C14 कार्बन एटम्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसमें डाल दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस केक से क्या होगा, रेज़ निकलेंगी। आपने एक डिटेक्टर लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया, स्क्रीन मौजूद है, वो स्क्रीन जो है वो C14 का बताएगी। C14 अब कहाँ जा रहा है, अब यहाँ आ रहा है, अब यहाँ जा रहा है, अब यहाँ जा रहा है। अब ये फूड जहाँ जहाँ तक जाएगा, इसकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जाएगा डाइजेस्ट होने के बाद, भले इस एक C14 एटम नहीं इंट्रोड्यूस करा है, बल्कि बहुत सारे हैं, तो इस फूड के जितने भी पीसेस बनेंगे सबके साथ कार्बन 14 जो है वो मौजूद है। ये फूड जहाँ जहाँ जाएगा ऑब्वियस सी बात है इसमें C14 मौजूद है, इससे रेज़ निकलेंगी। ये डिटेक्टर लगा हुआ है, ये बताता रहेगा जहाँ जहाँ से ये रेज़ निकल रही होंगी। तो यहाँ आ रहा है तो यहाँ से भी रेज़ निकल रही होंगी, डिटेक्टर बताएगा अब यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पर आ गया।
तो इससे क्या कर रहे हैं आप ट्रेस कर रहे हैं, आप पता चला रहे हैं ट्रांसलोकेशन का डिफरेंट मटेरियल्स की विद इन द ऑर्गेनिज्म। अब जहाँ जहाँ ये फूड जाएगा, फूड देखें, फूड तो जाएगा ना लिविंग बॉडी के अंदर, फूड तो हर सेल में जाएगा। पूरी लिविंग बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है, हर सेल तक फूड तो पहुंचना ज़रूरी है, खाना तो चाहिए सेल को। तो ये फूड जब पहुंचेगा हर सेल के अंदर तो वहाँ पर ये कार्बन 14 के एटम्स भी पहुँचेंगे, और ये पहुँचेंगे तो ये रेस तो निकलेंगी इनमें से। तो ये रेस जब यहाँ पर आएंगी डिटेक्टर के पास, तो डिटेक्टर जो है बता देगा कि भाई ये यहाँ पर मौजूद है, अब ये यहाँ पर मौजूद है, अब ये यहाँ पर मौजूद है। ये सब किस में हो रहा है? ये रेडियो फिज़िक्स के अंदर हो रहा है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है इसी फिज़िक्स के अंदर रेडियो लेबलिंग का है। मिटा दूँ इसको, रेडियो लेबलिंग का। दो इसने कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक तो रेडियो लेबलिंग, अब नाम से अंदाज़ा हो गया होगा आपको, रेडियो लेबलिंग। और दूसरा प्रोसेस कौन सा है हमारे पास? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, डायनासोर्स के फॉसिल्स वगैरह डिस्कवर हुए हैं, बताता हूँ इसकी तफसील, अभी इसको धीरे धीरे पहले इसको चलें। अच्छा, रेडियो लेबलिंग के अंदर क्या हो रहा है? रेडियो लेबलिंग के अंदर यही हो रहा है जो अभी मैंने आपको रेडियो फिज़िक्स के अंदर बताया ना, रेडियो फिज़िक्स के अंदर ये वो मेथड है जिसके ज़रिए ये काम किया जाता है। लेबलिंग वर्ड किससे निकला है? लेबल से। लेबल का क्या मतलब होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। अगर ये जो है वो शेल ऑयल है, शेल ऑयल, तो इसके ऊपर लेबल लगा हुआ होगा जो कि पहचान होगी इस ऑयल की कि ये शेल का ऑयल है। समझ आ गई बात? तो लेबल जो लगा हुआ होता है उससे आपको उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पर आप लेबल लगा रहे हैं, लेकिन ये लेबल होगा क्या? ये लेबल होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप। समझ आ गई बात? और ये किसके अंदर कर रहे हैं आप? रेडियो लेबलिंग क्या है? ये एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं? ये एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब जोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, किनके साथ? उन सारी चीज़ों के साथ जो कि लिविंग बॉडी में इधर से उधर मूव करती हैं। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी इधर से उधर मूव करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ कहाँ जा रही है लिविंग बॉडी के अंदर। इस टेक्निक को, इस मेथड को रेडियो लेबलिंग कहा जाता है। कार्बन डेटिंग की तरफ चलते हैं। कार्बन डेटिंग क्या है? पहले वक्तों में जितने भी मखलूक़ात थी अल्लाह ताला की, डायनासोर्स वगैरह थे, इसके अलावा जो है वो हमारे पास डायनासोर्स थे और ड्रैगन्स थे, ये सब के सब इनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं। एंटार्कटिका जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, या एंटार्कटिका के अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बर्फ़ जो है हज़ारों सालों से पड़ी हुई है। रशिया में देखें तो आप, रशिया को सफ़ेद हाथी कहा जाता है, टाइटल है उसका। उसकी वजह रशिया में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। बहुत बड़ा है रशिया, इतना बड़ा है कि अगर आप ट्रेन में बैठ के चलें तो आपको जो है वो 1 महीना लगता है रशिया के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुंचने में। इतना बड़ा है रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये इतना बड़ा है कि एक वक्त में रशिया में एक साइड पे दिन निकला हुआ होता है तो दूसरी साइड पे रात होती है। इतना बड़ा मुल्क है रशिया। तो उसके अंदर बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पर, बहुत सारी और इसकी दुनिया में और बहुत सारी जगहें हैं ऐसी जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ज़मीन की खुदाई से ढांचे मिले हैं और पता नहीं क्या कुछ। ये क्या है? पौधे मिले हैं, प्लांट्स मिले हैं। ये लाखों हज़ारों साल पहले ये मर गए, तबाह हो गए, ज़मीन में धंस गए, वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी रह गई। या इसी तरह बर्फ़ में डेड बॉडीज़ पड़ी रह गई जो हज़ारों सालों से पड़ी थी, अभी खुदाई के दौरान मिल गई। इन सारी डेड बॉडीज़ को फॉसिल्स कहा जाता है, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो। ये क्या हैं? डेड बॉडीज़ हैं। डेड बॉडीज़ प्रिजर्व्ड या प्रिजर्व्ड डेड बॉडीज़, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। अब ये कुछ भी हो सकती है, ये एक लीफ भी, एक पत्ता भी हो सकता है, एक छोटा सा प्लांट भी हो सकता है, एक फ्लावर भी हो सकता है, एक फ़िश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि लाखों हज़ारों सालों से छुपा हुआ था, अब वो डिस्कवर हो गया। अब बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो फ़िश है या ये डायनासोर है, इसकी एज क्या है?
कार्बन डेटिंग, ये वो मेथड है जिसके ज़रिए, ये क्या है कार्बन डेटिंग, ये मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, टू डिटरमाइन, पता चला रहे हैं, डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की एज का आप पता चलाते हैं। अब इसमें ये इसके ऊपर तो अलग सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, कार्बन डेटिंग के ऊपर कभी मौका मिला तो बनाऊंगा भी। कार्बन लेबलिंग के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये सोचने में जहन में आखिर बात आती है कि कैसे लोगों को इस बात का पता चला, आज साइंस को कैसे पता चला कि ये जो एक फॉसिल मिला है, जो प्रिजर्व डेड बॉडी एक फ़िश की मिली है या एक बर्ड की मिली है या एक डायनासोर की मिली है, ये 4000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, ये कैसे बता रही है साइंस? तो इस मेथड के ज़रिए, कार्बन डेटिंग के ज़रिए, ठीक है। और इसको भी, इसका भी यूज़ ये किस में आ रहा है, ये सब का सब जो आ रहा है बायोफिज़िक्स के अंदर आ रहा है, सब ये फिज़िक्स की टेक्निक्स है, बायोफिज़िक्स में आ रहा है, रेडियो फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स, रेडियो लेबलिंग, कार्बन डेटिंग। समझ आ रही है बात आपको? इसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है फ़िज़िक्स के अंदर, लेज़र टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है भाई फ़िज़िक्स का, लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है। लेज़र के फुल वर्ड्स हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब फुल वर्ड्स नहीं लिख सकता भाई, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेज़र टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर्स वगैरह या गदूद आपकी बॉडी में जो पैदा हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, उसको रिमूव करना है तो अब ब्रेन को खोल के काट के निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रेडिएशंस के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा जाएगा और लेज़र लाइट वहाँ तक पहुँच जाएगी ब्रेन के अंदर, और जहाँ ट्यूमर मौजूद है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। आपकी किडनी में अगर स्टोन मौजूद है, जिसको पथरी कहते हैं, उसको भी अगर आपने डिज़ोल्व करवाना है तो उसके लिए आपको काटा पीटी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, सर्जरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लेज़र टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी कहते हैं इसको, रेडिएशंस के ज़रिए अपना इलाज करवा सकते हैं। ये भी फ़िज़िक्स ने सब कुछ आपको दिया। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से कौन वाकिफ़ नहीं है भाई? अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है प्रेग्नेंट विमेंस का, ठीक है, ताकि वो एम्ब्रियो जो है, जो कि अंडर डेवलप एज में है, डेवलप हो चुका है माँ के पेट के अंदर, अभी उसकी मौजूदा पोजीशन क्या है। तो ये साउंड की एक टाइप है जिसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। साउंड आपको पता है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसका भी फिज़िक्स में यूज़ किया जाता है। समझ आ रही है बात आपको? तो साउंड का ताल्लुक फ़िज़िक्स से, अल्ट्रासाउंड का ताल्लुक फ़िज़िक्स से, यूज़ कहाँ पर हो रहा है? बायोलॉजी के अंदर हो रहा है। ठीक है भाई, मिटा दूँ इसको भी, मिटा दीजिए सर ये। और ये बहुत इन शॉर्ट करके बताया है मैंने आपको। अभी एक ही ब्रांच को डिस्कस किया है बायोलॉजी से हट के, दूसरी ब्रांच जिसका बायोलॉजी में यूज़ है। दूसरी ब्रांच जो है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स या इसको बायोमेट्री भी कहा जाता है। बायोमैथमेटिक्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हाँ हो गई, MATHE, बायोमैथमेटिक्स। हाँ भाई, ये एक तो उसमें नहीं बन पाएगी, ये समझ गया मैं, डिटेल बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं लेक्चर 1 हमने डेफिनेशन किया था बायोलॉजी की, और उसके बाद उसकी ब्रांचेस आ गई थी। हाँ मेरे ख्याल में वही, तो वो लेक्चर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, बिल्कुल सही। तो ये लेक्चर 2 का पार्ट 1 कर लेते हैं इसको, लेक्चर 2 पार्ट 1, क्योंकि थक जाता हूँ भाई, लेट नाइट। अभी एक वीडियो ऑलरेडी अभी मैंने बनाई है फ़िज़िक्स की, और अब ये बायो की भी बना रहा हूँ, तो इसको भी अपलोड पे लगाऊंगा बहरहाल। तो बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री पे हम इसको ख़त्म करते हैं। ये क्या कह रहा है? ब्रांच है, क्या कर रहे हैं आप? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये देखें आप, साइंस की ब्रांच नहीं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। पहली बात, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस ब्रांच का मैथमेटिक्स की काम क्या है? इसका काम है कलेक्ट्स डेटा, मतलब मालूमात इकट्ठी करना, कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग
ऑर्गेनिज़म्स। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के हवाले से मालूमात इकट्ठी करना, इसका काम कहाँ होता है? रिसर्च में, तहकीक में इसका यूज़ किया जाता है। बिज़नेस की एक ब्रांच है जिसको, बिज़नेस की ब्रांच नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है जिसको स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। उर्दू में इसको कहते हैं शुमारियात का इल्म, ठीक है। उसमें भी आप क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं। मालूमात इकट्ठी करने के बाद आप उसका जो है वो, उससे आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो बहरहाल ये था मैथमेटिक्स का यूज़ इसके अंदर, ठीक है। तो बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के हवाले से। जब आप मालूमात इकट्ठी करते हैं तो आपको उसको सॉर्ट आउट भी करना होता है, सेव भी करना होता है, और यहाँ पर जो है वो सारे मैथ्स इस्तेमाल होती है। अब इसमें देखें, आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के हवाले से सिर्फ मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, और उसमें आपको मैथ्स हेल्प कर रही है ना। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सिंध के सब बच्चों को, सबके पास ये वीडियोस जानी चाहिए, ताकि बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन्स वगैरह की, घर पे बैठ के अपने आराम से तैयारी कर सकते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।